चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय को डिकोड करेंगे, भारत में हेट स्पीच की स्थिति और मुस्लिम पहचान पर इसका सीधा असर। पत्रकार फजल और रिसर्च स्कॉलर आरिफ के बीच हुए एक बहुत ही विस्तृत साक्षात्कार को हम आज अपना आधार बना रहे हैं। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्कॉलरली रिसर्च में डेटा, समाज और हमारी पूरी व्यवस्था के बारे में असल में क्या तर्क दिए गए हैं। इस पूरी चर्चा को हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हेट स्पीच का एक बुनियादी परिचय लेंगे, फिर उन माध्यमों को समझेंगे जो नफरत को हवा देते हैं। उसके बाद बात होगी कानून और कार्रवाई की कमी पर, फिर हम देखेंगे कि समाज और लोगों की मानसिकता पर इसका क्या असर पड़ता है, और आखिर में समाधान और आगे के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बेस क्लियर करते हैं, आखिर हेट स्पीच है क्या? रिसर्च स्कॉलर आरिफ के अनुसार इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। हेट स्पीच कोई आम असहमति या बहस नहीं है। ये ऐसी भाषा या ऐसे बयान हैं जिन्हें जानबूझकर, बहुत सोच समझकर किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए गढ़ा जाता है। इसका सीधा मकसद किसी खास समूह को समाज में अलग थलग करना होता है। इस साक्षात्कार में आरिफ ने एक बहुत ही गहरी और चिंताजनक बात कही है। वो बताते हैं कि भारत के संदर्भ में इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों पर दिखाई देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? समाज में डर, असुरक्षा और दूरियां पैदा होना। मतलब हेट स्पीच सिर्फ हवा में बोले गए शब्द नहीं हैं, इसके जमीनी और भावनात्मक परिणाम बहुत डरावने होते हैं। अब अगले पड़ाव पे आते हैं। सवाल ये है कि ये नफरत इतनी आसानी से फैल कैसे जाती है? वो कौन से एम्पलीफायर्स हैं जो इसे हवा देते हैं? जब साक्षात्कार में ये सवाल उठा कि भाई इससे रोका क्यों नहीं जा पा रहा है, तो आरिफ ने इसके 3 मुख्य कारण बताए। पहला, वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक फायदे। दूसरा, टीआरपी की अंधी दौड़ में शामिल कुछ मीडिया चैनल। और तीसरा, सोशल मीडिया, जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि उस पर कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहां नफरत बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेती है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स समस्या को अपने अपने तरीके से बढ़ाते हैं। अगर हम पारंपरिक मीडिया की बात करें तो आरिफ का शोध बताता है कि कुछ चैनल्स सिर्फ व्यूज़ और टीआरपी के लिए भड़काऊ बहसें करवाते हैं और गलत धारणाएं पेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ फेक न्यूज़, एडिटेड वीडियोज़ और अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। जब तक प्रशासन सच्चाई सामने लाता है, तब तक वो झूठ लाखों लोगों के दिमाग में घर कर चुका होता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है ये समझना बहुत दिलचस्प है। पहला कदम, किसी खास समुदाय को निशाना बनाते हुए जानबूझकर फेक न्यूज़ या एडिटेड वीडियो बनाए जाते हैं। दूसरा कदम, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को तुरंत प्रमोट करते हैं क्योंकि जो चीज़ गुस्सा दिलाती है लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं। और तीसरा कदम, इसका सीधा परिणाम ज़मीन पर दिखता है, समाज में भारी तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण के रूप में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक व्यवस्थित श्रृंखला है। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जब ये सब खुलेआम हो रहा है तो हमारा कानून क्या कर रहा है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि भारत में हेट स्पीच के खिलाफ बाकायदा सख्त कानून मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि इन कानूनों के होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई इतनी कम दिखाई देती है? आरिफ के विश्लेषण के अनुसार समस्या कानूनों के होने या ना होने में नहीं है, बल्कि उनके लागू होने के तरीके में है। पहली बात, ये कानून हर मामले में एक समान रूप से लागू नहीं किए जाते। दूसरी बात, जब मामला किसी प्रभावशाली या ताकतवर व्यक्ति का होता है तो कानूनी प्रक्रिया अचानक से बहुत धीमी पड़ जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कई मामलों में पुलिस या प्रशासन पर राजनीतिक दबाव होने के आरोप भी सामने आते हैं। यही वो खामियां हैं जो अपराधियों को बचा ले जाती हैं। और इन कानूनी खामियों का नतीजा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा और खतरनाक नतीजा है जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाना। जब कानून सबके लिए बराबर नहीं होता तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। इसके चलते जो पीड़ित समुदाय है वो खुद को पूरी तरह से असुरक्षित और बिना किसी सहारे के महसूस करने लगता है। इस कानूनी खाई का असर सिर्फ कोर्ट या पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहता। समाज और लोगों की मानसिकता पर इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है।
ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नुकसान है जो अक्सर हमें हेडलाइंस में दिखाई नहीं देता। जब किसी एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाता है तो ये डर और अलगाव का एक भयानक चक्र पैदा कर देता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाला वो डर है जो पूरे के पूरे समुदाय को समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे अलग थलग कर देता है। और इस डर का असर बहुत दूर तक जाता है। आरिफ बताते हैं कि इस नफरत भरे माहौल का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जरा सोचिए, जो पीढ़ी इस असुरक्षा के बीच बड़ी हो रही है उसकी मानसिकता क्या होगी। इसके साथ ही हमारी जो सदियों पुरानी सामाजिक एकता और भाईचारा है वो कमजोर पड़ रहा है। और जैसा कि रिसर्च में साफ तौर पर चिताया गया है, जब समाज ही बढ़ जाएगा तो ये किसी भी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। खैर, स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन समाधान भी हमारे ही पास है। चलिए देखते हैं कि इस टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे बनाया जा सकता है। आरिफ ने अपने शोध के आधार पर समाज के 4 प्रमुख स्तंभों की जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ की हैं। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से कानून लागू करे, चाहे सामने वाला कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। दूसरा, मीडिया को अपनी टीआरपी की भूख छोड़कर एक जिम्मेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर लौटना होगा। तीसरा, हमारे स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्य और धार्मिक सहिष्णुता सिखानी होगी। और अंत में हम सब यानी पूरा समाज, हमें इंसानियत और बराबरी के सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ा होना ही होगा। हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आरिफ और फजल का ये पूरा साक्षात्कार हमें एक बहुत ही क्रिटिकल दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। और अब एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या समाज सक्रिय रूप से इंसानियत और भाईचारे के उन सिद्धांतों को चुनेगा जो हमें जोड़ते हैं, या फिर हम इन नफरत भरे विभाजनों को, अपने लोकतंत्र की नींव को हमेशा के लिए कमजोर करने की इजाजत दे देंगे?